हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मस्त चल रहा है सब ना, एकदम पढ़ाई लिखाई बिल्कुल एकदम टॉप पे रहना चाहिए। जहाँ भी रहो टॉप पे रहो बेटा। नीचे वाले का और बीच वालों का कोई डिमांड नहीं होता है, जहाँ पे रहिए एकदम टॉप पे रहिए। तो अगला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है स्ट्रैटेजीज फॉर द एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ध्यान देना, नाम से चैप्टर से ही पता चल जाएगा क्या इसमें होने वाला है। स्ट्रैटेजीज फॉर द एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन मतलब फूड का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, उसके पीछे क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए, ये सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि जो फूड का प्रोडक्शन है वो कैसे बढ़ाया जाए। तो इसमें जूलॉजी और बॉटनी दोनों का पार्ट है। जूलॉजी वाले सर पढ़ाएंगे आपको एनिमल ब्रीडिंग और हम पढ़ाएंगे आपको प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट वाला पार्ट हम पढ़ाएंगे। तो इसमें देखिए, आपको पता है कि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, पॉपुलेशन ज़बरदस्त तरीके से इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसे में फूड का डिमांड भी क्या होगा, बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है, जब खाने वाले बहुत होंगे तो खाने का ज़रूरत भी ज़्यादा पड़ेगा। तो ऐसे में एनिमल हस्बेंड्री हो गया और प्लांट ब्रीडिंग हो गया, हैव ग्रेट रोल टू प्ले। तो ऐसे में जब ग्रेन का डिमांड या फूड का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो जो फूड का सोर्स है एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन जो होता है, प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक, इनका रोल, इनका काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये जो डिमांड है, डिमांड को सप्लाई करें, जो डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, उसको ये फुलफिल करें। तो ऐसे में देखिए इनका रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल फार्मिंग होता था, मतलब खेत में प्लोइंग करके अनाज सीड फेंक दिया, प्लांट ग्रो कर गया, हार्वेस्ट कर लिया। तो ट्रेडिशनल फार्मिंग से बहुत ही लिमिटेड बायोमास या क्रॉप प्रोडक्शन होता था। हम बेसिकली यहाँ पे बेटा बॉटनी वाला पार्ट फोकस करेंगे। एनिमल वाला पार्ट जो है ना, वो एनिमल ब्रीडिंग में जूलॉजी वाले सर बताएंगे आपको। तो ट्रेडिशनल फार्मिंग जो होता था उसमें लिमिटेड बायोमास या क्रॉप प्रोडक्शन होता था। उसके बाद जब लोगों ने बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस किया, बेटर मैनेजमेंट मतलब अच्छे से प्लोइंग करके वीड को रिमूव कर दिया, प्रॉपर इरिगेशन किया, फर्टिलाइज़र दिया, जब मैनेजमेंट थोड़ा अच्छे से कर दिया, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस किया, तो इंक्रीज इन द यील्ड बट अप टू अ लिमिटेड एक्सटेंट या सर्टेन एक्सटेंट। मतलब पैदावार तो बढ़ा, देख रेख आपने किया तो पैदावार तो बढ़ा, लेकिन बहुत लिमिट तक बढ़ा। ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हम कह रहे हैं जब जीन ही बहुत अच्छा नहीं है तो आप कितना भी देखभाल कर लो, कितना पैदावार हो जाएगा। मान लीजिए कोई फसल है या कोई गाय भैंस है, उसका वैरायटी ही अच्छा नहीं है, तो कितना भी उसको खिला पिला दो, कितना पैदावार हो जाएगा, थोड़ा बहुत बढ़ेगा, बहुत एक्सट्रीम थोड़ी ना बढ़ेगा। तो वही बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस, जब प्रॉपर मैनेजमेंट करना शुरू कर दिया इंसान ने, तो फसल का पैदावार तो बढ़ा, इंक्रीज इन यील्ड बट अप टू लिमिटेड एक्सटेंट, एक लिमिट तक ही बढ़ा, इतना नहीं बढ़ा कि सारी ज़रूरतें पूरी हो जाए। और जब प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक का यूज किया गया, ध्यान देना, इस चैप्टर में बेसिकली हम प्लांट ब्रीडिंग के बारे में बात करेंगे। जब प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक का यूज किया गया तो इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड टू लार्ज एक्सटेंट, क्रॉप यील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ गया और फूड का एक्सपोर्ट भी होने लगा। जो पहले खाने के लिए लाले पड़ते थे, खाने के लिए आदमी तरसता था, अब वो बाहर भी फूड को एक्सपोर्ट करने लगा। ध्यान देना, भिखारी भी डोनेट करने लगा। जो आदमी खाने के लिए तरसता था वो भी अब एक्सपोर्ट करने लगा सामान को ना। तो फूड का भी एक्सपोर्टेशन पॉसिबल हो गया जब प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक का यूज किया गया। तो इतना ज़्यादा क्रॉप का प्रोडक्शन हो गया, बढ़ गया। तो देखिए आप यहाँ पे ज़रा, जो कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग स्टार्ट हुआ, कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल वाला, ये वाला कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल फार्मिंग जो स्टार्ट हुआ था, वो 9000 से 11000 साल पहले स्टार्ट हुआ था। मतलब एग्रीकल्चर का जो हिस्ट्री है ना, बहुत पुराना है, 9000 से 11000 साल पहले स्टार्ट हुआ था। कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल में यह था कि प्लोइंग करके सीड फेंक दिया खेत में, अपने आप जम गया, हार्वेस्ट कर लिया, इस तरीके का। उसके बाद जब क्लासिकल ब्रीडिंग हुआ, क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग क्या है, क्लासिकल में जैसे मेंडल के ज़माने वाला हाइब्रिडाइजेशन हुआ, क्रॉस कराया गया, और उसके बाद फिर हाइब्रिडाइजेशन फॉलोड बाई सेलेक्शन मतलब हाइब्रिडाइजेशन करा दिया, हाइब्रिड बना लिया। उसके बाद जो सुपीरियर हाइब्रिड है, जो अच्छे किस्म का हाइब्रिड था, उसका सिलेक्शन कर लिया गया और उसको फील्ड में ग्रो कराया गया। तो जाहिर सी बात है, इससे क्या होगा, इससे डिज़ायरेबल कैरेक्टर डेवलप होंगे। डिज़ायरेबल कैरेक्टर मतलब जो प्लांट होगा
हाई यील्डिंग होगा, डिजीज रेजिस्टेंट होगा, यही होगा, डिजायरेबल कैरेक्टर डेवलप हो गए ना। तो डिजायरेबल ट्रेट ऑफ द हाई यील्ड हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, डिजीज रेजिस्टेंस हो गया, ये सब मिल गया क्लासिकल ब्रीडिंग से, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन फॉलोड बाय सिलेक्शन। उसके बाद अब मॉडर्न एग्रीकल्चर है। मॉडर्न एग्रीकल्चर में यूज ऑफ मॉलिकुलर टेक्निक, मॉलिकुलर बायोलॉजी, मॉलिकुलर बेसिस वाले टेक्निक जो हैं, जैसे आप देखेंगे इसमें RFLP, RAPD, AFLP, मतलब कई तरीके के टेक्निक हैं, ये सब यूज किया जाने लगा। मॉलिकुलर बेसिस वाले टेक्निक यूज किए गए, जेनेटिक्स वाला टेक्निक यूज किया गया, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट वाला टेक्निक यूज किया गया, बायोटेक्नोलॉजी यूज किया गया, टिश्यू कल्चर यूज किया गया मॉडर्न एग्रीकल्चर में, जिससे क्या हुआ, क्रॉप का पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गया। तो वही है मॉडर्न एग्रीकल्चर। अब हम बात करने वाले हैं प्लांट ब्रीडिंग क्या है। प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है हम आपको बताने वाले हैं, आप इसको लिख लीजिए पहले। प्लांट ब्रीडिंग, तो प्लांट ब्रीडिंग क्या है ये हम आपको बता दें। प्लांट ब्रीडिंग जो होता है बेटा, प्लांट ब्रीडिंग एक टेक्निक है, प्लांट ब्रीडिंग एक साइंस है, प्लांट ब्रीडिंग एक आर्ट है, एक कला है। ध्यान देना, प्लांट ब्रीडिंग एक कला है जिसके थ्रू हम प्लांट का जीनोटाइप ही बदल देंगे। मान लीजिए प्लांट बहुत अच्छे वैरायटी का नहीं है, बहुत अच्छे किस्म का नहीं है, उसका यील्ड बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहा है, तो आप उसका कितना भी केयर कर लो, कितना भी पानी दे दो, कितना भी सिंचाई कर दो, उसका कितना भी खाद दे दो, न्यूट्रिएंट दे दो, कितना भी फर्टिलाइज़र दे दो, वो बहुत ज़्यादा पैदावार नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि उसका जीनोटाइप ही ऐसे ही है। तो हम क्यों ना उसका जीनोटाइप ही बदल दें, क्योंकि आपने जेनेटिक्स में पढ़ा था जीनोटाइप कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ फिनोटाइप, तो हम जीनोटाइप ही बदल दें, और जब जीनोटाइप बदल जाएगा तो फिनोटाइप भी बदल जाएगा, उस प्लांट का पैदावार, उस प्लांट का यील्ड भी बदल जाएगा, फिनोटाइप भी बदल जाएगा, बिकॉज जीनोटाइप कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ फिनोटाइप। तो प्लांट ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं, प्लांट का जीनोटाइप ही बदल देते हैं, और जीनोटाइप बदल जाएगा तो फिनोटाइप बदल जाएगा, ट्रेट या कैरेक्टर का एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाएगा, ताकि प्लांट के अंदर हम डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करा सकें। और आप फसल से क्या डिज़ायर करते हो, अपने प्लांट से क्या डिज़ायर करते हो, क्रॉप प्लांट से, यह है कि उसका यील्ड क्या हो, ज़्यादा हो, पैदावार ज़्यादा हो, उपज ज़्यादा हो, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, और वो डिजीज़ के लिए, इंसेक्ट और पेस्ट के लिए, पैथोजन के लिए क्या हो, रेजिस्टेंट हो, ड्रॉट के लिए, ड्रॉट है, सेलाइनिटी है, मतलब बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस के लिए क्या हो, रेजिस्टेंट हो ना, यही तो आप चाहते हो। तो आप देखिए, द साइंस ऑफ चेंजिंग द जीनोटाइप ऑफ द क्रॉप प्लांट्स टू इंट्रोड्यूस द डिजायरेबल trait of higher yield, desirable trait of higher yields and disease resistance is called plant breeding। तो plant breeding क्या है, plant breeding is a genetic changes, ध्यान देना, it is a type of genetic change। ये genetic change है, genetic improvement है, मतलब प्लांट का जीनोटाइप ही हम इम्प्रूव कर देंगे। ध्यान देना, प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक इम्प्रूवमेंट है, प्लांट का जीन ही हम इम्प्रूव कर देंगे, प्लांट का जीनोटाइप अच्छा कर देंगे तो उसका फिनोटाइप अपने आप अच्छा हो जाएगा, पैदावार अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो ये जो प्लांट ब्रीडिंग है, प्लांट ब्रीडिंग एक टाइप का, आप देखिए, एक टाइप का जेनेटिक इम्प्रूवमेंट है, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, प्लांट का जीनोटाइप ही बदल देंगे हम। ठीक है, तो बेनिफिट क्या है प्लांट ब्रीडिंग का, बेनिफिट है प्रोड्यूसिंग प्लांट्स विथ हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट। जो प्लांट होगा उसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा, कंटेंट मतलब न्यूट्रिएंट का अमाउंट ज़्यादा होगा। बेटा आप सोचो ना, अगर न्यूट्रिएंट अमाउंट ज़्यादा होगा, प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होंगे, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, अगर ये सब बहुत ज़्यादा रहेंगे तो जो कुपोषण वाला मामला है, हिडन हंगर या मेल न्यूट्रिशन वाला जो मामला है, ये इरेडिकेट हो सकता है, गायब हो सकता है, हट सकता है, हटाया जा सकता है। हायर यील्ड मतलब प्लांट का पैदावार ज़्यादा होगा, पैदावार ज़्यादा होगा तो जो भूखमरी है, फूड का प्रॉब्लम है, वो दूर हो सकता है, और पहले वाले से जो कुपोषण वाला मामला है वो दूर हो सकता है जब न्यूट्रिएंट कंटेंट ज़्यादा होगा। प्रोड्यूसिंग प्लांट वैराइटीज रेजिस्टेंट टू बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस। बायोटिक स्ट्रेस का मतलब क्या हो गया, बायोटिक स्ट्रेस का मतलब पैथोजन है, पैथोजन मतलब डिजीज कॉजिंग एजेंट, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, जो फसल को बर्बाद करते हैं, उनके लिए रेजिस्टेंस, इंसेक्ट और पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट डेवलप करना, ये बायोटिक स्ट्रेस में ये सब आता है। जो लिविंग
ऑर्गेनिज्म है ना, इंसेक्ट है, पेस्ट है, पैथोजन है। एबायोटिक स्ट्रेस का मतलब नॉन लिविंग फैक्टर जैसे टेम्परेचर है, ड्रॉट है, सलाइनिटी है। तो बायोटिक और एबायोटिक के लिए, बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस के लिए रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप करना, ये ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है प्लांट ब्रीडिंग का। ये बेनिफिट है प्लांट ब्रीडिंग का कि प्लांट ब्रीडिंग का यूज करेंगे तो जो वैरायटीज़ बनेंगी वो बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस के लिए रेजिस्टेंट होंगे, उनका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा, उनमें न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा, और ये सब मेन ऑब्जेक्टिव है, बेनिफिट है। अब अगला हेडिंग हमने डाला है कि जो प्लांट ब्रीडिंग है, प्लांट ब्रीडिंग में कितने स्टेप इन्वॉल्व है। मान लीजिए आपको कोई नया वैरायटी बनाना है, ध्यान से सुनना, आपको कोई नया कल्टीवर मतलब वैरायटी बनाना है। प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक से आपको प्लांट का जीनोटाइप चेंज करना है और एक नया वैरायटी बनाना है जिसमें कंबाइंड डिजायरेबल कैरेक्टर हो। कंबाइंड डिजायरेबल कैरेक्टर मतलब उसमें 2 पेरेंट के कैरेक्टर हो, हाइब्रिड हो, वो 2 पेरेंट के कैरेक्टर हो उसमें, मतलब उसमें डिजीज रेजिस्टेंस भी हो और प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा हो। मान लो एक प्लांट में एक पेरेंट में डिजीज रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, दूसरे में ईल्ड बहुत ज़्यादा है, तो हाइब्रिड हमको उनके बीच का बनाना है जिसमें ईल्ड भी ज़्यादा हो, रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा हो। तो मेथड्स या स्टेप्स इन्वॉल्वड इन प्रोड्यूसिंग हाइब्रिड वैरायटीज़, हाइब्रिड वैरायटी बनाने में कितने मेथड या स्टेप इन्वॉल्व हैं, या न्यू वैरायटी बनाने में कितने मेथड या स्टेप इन्वॉल्व हैं, या फिर हम बोलते हैं स्टेप्स इन्वॉल्वड इन प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग से हम हाइब्रिड वैरायटी बनाते हैं, ध्यान देना, प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में हम हाइब्रिड वैरायटी बनाते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में या हाइब्रिड वैरायटी या प्लांट ब्रीडिंग में हम कितने स्टेप को फॉलो करेंगे, ये हम बताने वाले हैं आपको, ठीक है। तो 5 स्टेप फॉलो करेंगे, ध्यान देना, 5 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। नया वैरायटी बनाने के लिए 5 स्टेप को फॉलो किया जाता है। जो रिसर्च सेंटर वगैरह होता है बेटा, जो रिसर्च सेंटर वगैरह होता है जहाँ पे नए नए वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटी बनते हैं, देखिए हर साल गेहूं के, धान के, मक्के के, अलग अलग बहुत सारे फसल के नए नए वैरायटी, संकर वैरायटी मतलब हाइब्रिड वैरायटीज़ मार्केट में आते हैं, तो उसको लोग किसान बोते भी हैं अपने खेत में। तो देखिए, तो कितने स्टेप इन्वॉल्व हैं हाइब्रिड वैरायटी बनाने में, प्लांट ब्रीडिंग में, रिसर्च सेंटर में 5 स्टेप फॉलो किया जाता है। 5 स्टेप एक सीक्वेंस में है, ध्यान देना, एक सीक्वेंस में 5 स्टेप है। हम पहले 5 स्टेप का नाम बता देते हैं, फिर एक एक स्टेप हम आपको बताएंगे किसमें क्या होता है। तो कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी को हम जर्म प्लाज्म कलेक्शन भी बोलते हैं। दूसरा है इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। तीसरा है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग सेलेक्टेड पेरेंट्स। चौथा है सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट मतलब हाइब्रिड, रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है हाइब्रिड्स। और 5वां और अंतिम स्टेप है टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर का मतलब होता है नया जो वैरायटी आपने बनाया है उसको कमर्शलाइज करो, मार्केट में उतारो। ये आप नोट कर लीजिए, फिर एक एक करके हम 5 स्टेप के बारे में डिटेल में बात करते हैं। पहले आप इसको लिख लीजिए बेटा, नोट कर लीजिए। कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म, ठीक है। तो हमने बताया था कि कोई हाइब्रिड वैरायटी बनाना है, नया वैरायटी बनाना है प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू, तो 5 स्टेप इन्वॉल्व है। सबसे पहला स्टेप है कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म, इसी को हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी मतलब डिफरेंट जीनोटाइप है, ध्यान दो, डिफरेंट जीनोटाइप है, अलग अलग जीनोटाइप के प्लांट हैं, सीड्स हैं, उनको बोलते हैं जर्म प्लाज्म। तो वो कलेक्ट करना, जर्म प्लाज्म मतलब जीन्स, एलील्स, क्रोमोजोम्स, ये सब। तो इट इज़ द रूट या बेसिस ऑफ ब्रीडिंग प्रोग्राम। जो प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम है उसका बेसिस यही है, जर्म प्लाज्म का कलेक्शन करना। तो इट इज़ द इंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट्स सीड्स हैविंग ऑल द डाइवर्स एलील्स फॉर ऑल द जीन्स ऑफ अ गिवन क्रॉप। एक्चुअल में है क्या, जैसे मान लीजिए आपको कोई एक नया वैरायटी बनाना है, ठीक है, आपको एक नया वैरायटी बनाना है फसल का, क्रॉप का, और ऐसा वैरायटी बनाना है जिसमें ईल्ड भी बहुत ज़्यादा हो, डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा हो, प्रोटीन कंटेंट भी बहुत ज़्यादा हो, ऐसा वैरायटी बनाना है, ठीक है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे ना, सबसे पहले स्टेप है जर्म प्लाज्म का कलेक्शन करना। जर्म प्लाज्म कलेक्शन का मतलब है किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई पर्टिकुलर प्लांट वैरायटी है, जिस भी पर्टिकुलर प्लांट का आप नया वैरायटी बनाना चाहते हो, ठीक है।
तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जैसे मान लीजिए मक्का है, मेज है, तो हम क्या करेंगे, मेज का किसी पर्टिकुलर एरिया में जितने भी सीड्स होंगे, मेज के जितने भी प्लांट हैं, जितने भी सीड्स हैं अलग अलग जीनोटाइप के, सब आप इकट्ठा कर लो। तो उसमें क्या होगा ना, हर एक टाइप का वैरायटी, लोकल वैरायटी, देसी वैरायटी, इम्प्रूव्ड वैरायटी, वाइल्ड वैरायटी, हर एक वैरायटी आपको उसमें मिल जाएगा। तो मक्के में मक्के के जितने अलग अलग टाइप के जीनोटाइप के प्लांट हैं, उनके अलग अलग जीन्स और जीन्स के जितने भी अलग अलग एलील्स हैं, हर एक टाइप के वैरायटी आपने इकट्ठा कर लिया, हर एक जीनोटाइप के प्लांट इकट्ठा कर लिया, तो इसको बोलते हैं जर्म प्लांट कलेक्शन। तो ये रूट है, बेसिस है ब्रीडिंग प्रोग्राम का। तो इसमें लोकल वैरायटी, इम्प्रूव्ड वैरायटी, हर एक टाइप का वैरायटी उसमें रहता है जर्म प्लाज्म में। तो ये जर्म प्लाज्म आपके पास इकट्ठा हो गया। अब क्या करना है, इवेल्युएशन एंड सेलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। अब जो आपने अलग अलग जीनोटाइप के सीड्स इकट्ठा कर रखा है, प्लांट इकट्ठा कर रखा है, आपको करना क्या है, आपको उसमें से जो सुपीरियर पेरेंट है, अच्छे किस्म का पेरेंट वैरायटी है, वो आपको सेलेक्ट करना है। उसमें से पेरेंट मेल और फीमेल, ध्यान देना, मेल और फीमेल पेरेंट आपको सेलेक्ट करना है, जिनके बीच में क्रॉस कराना है, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराना है। तो आपको मेल और फीमेल पेरेंट सेलेक्ट करना है और उन पेरेंट्स के बीच में आपको क्या कराना होगा, क्रॉस कराना होगा, ठीक है। तो वही है इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। तो बेटा आप पेरेंट कैसे सेलेक्ट करोगे, मान लो अलग अलग आपने मक्के का अलग अलग 100 डिफरेंट टाइप का सीड इकट्ठा कर दिया। 100 डिफरेंट टाइप का मतलब 100 अलग अलग जीनोटाइप के सीड्स आपको मिल गए मक्के के। अब देख के सीड को देख के कैसे बता पाओगे कि ये अच्छा वैरायटी है, ये खराब है, कैसे बता पाओगे, देख के तो बता नहीं पाओगे। तो आपको ना उस सीड को खेत में ग्रो कराना पड़ेगा, फील्ड में ग्रो कराना पड़ेगा। जब आप अलग अलग खेत में ग्रो कराओगे ना, तो उसमें फील्ड में उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि कौन कैसा वैरायटी है। हम कह रहे हैं आप ना फील्ड में जानबूझ के पैथोजन इंट्रोड्यूस करा दो, या जानबूझ के उसको थोड़ा सेलाइन कंडीशन दे दो, जानबूझ के थोड़ा सा एक्सट्रीम कंडीशन दे दो, और फिर भी अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है, तो जिसका अच्छा आएगा तो आप समझ जाना कि अच्छा वैरायटी है, सही वैरायटी है। और जिसका परफॉर्मेंस सही नहीं आएगा तो आप समझ जाओगे कि ये सही वैरायटी नहीं है, इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, या ये सेलाइनिटी को टॉलरेट नहीं कर पाएगा। तो फील्ड में, खेत में परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वैरायटी अच्छा है। और जब इवेल्युएशन एंड सेलेक्शन ऑफ पेरेंट, तो आप उसको फील्ड के परफॉर्मेंस के हिसाब से पेरेंट को सेलेक्ट कर दोगे। अब जो आपने पेरेंट सेलेक्ट किया है उसका हाई अमाउंट चाहिए, आपको ज़्यादा अमाउंट चाहिए होगा, तभी एक्सपेरिमेंट आप कर पाओगे। तो आप कुछ नहीं, उसको पेरेंट सेलेक्ट कर लिया, 1-2 बार उसको खेत में बो दो, आप ग्रो करा दो, तो जाहिर सी बात है लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस हो जाएगा, आप सैंपल साइज आपके पास बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो वही किया है। सिलेक्शन ऑफ सीड्स ऑफ डिजायर्ड ट्रेट ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड परफॉर्मेंस एंड गेट मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन हायर अमाउंट। और पहले आपने उसका फील्ड में परफॉर्मेंस के हिसाब से पेरेंट को सेलेक्ट कर लिया, फिर सीड को खेत में बो दिया, और बोने से उसका लार्ज अमाउंट प्रोड्यूस हो गया, आपके पास सैंपल साइज बहुत ज़्यादा हो गया। अब तीसरा स्टेप है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग सेलेक्टेड पेरेंट्स। जो पेरेंट आपने सेलेक्ट किया है बेटा, ध्यान देना, जो पेरेंट आपने सेलेक्ट कर रखा है, 2 मेल फीमेल पेरेंट आपको मिल गया है मान लीजिए, ठीक है, 2 पेरेंट आपको मिल चुका है। अब बोलोगे मक्के का प्लांट तो मोनोइसियस है, एक प्लांट में मेल फीमेल दोनों है, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 अलग अलग वैरायटी का आपने प्लांट सेलेक्ट कर लिया है। एक प्लांट है जिसपे दोनों फ्लावर है, तो आपको एक ये वैरायटी मिल गया। दूसरा प्लांट है जिसमें दोनों फ्लावर है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक फ्लावर में से मेल को हटा देना, इमैस्कुलेशन कर देना, तो मेल पेरेंट आपको इमैस्कुलेशन कर दोगे, फीमेल पेरेंट मिल जाएगा आपको। बाकी दूसरे से पॉलन ग्रेन निकाल के फीमेल पे ट्रांसफ़र कर दोगे, वो जो जिससे पॉलन निकालेगा वो मेल पेरेंट हो जाएगा ना। ऐसे आप सेलेक्ट कर लो, परफॉर्मेंस के हिसाब से 2 प्लांट आप ले लो। तो देखिए क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग सेलेक्टेड पेरेंट, ये तीसरा स्टेप है। तो मान लीजिए पेरेंट है मेल पेरेंट, जिस प्लांट को हमने मेल पेरेंट की तरह लिया है, हाई प्रोटीन कंटेंट, इसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, लेकिन डिजीज रेजिस्टेंस बहुत कम है। और जो दूसरा पेरेंट आपने फीमेल लिया है, जिसका पिस्टिल रहेगा, उसमें उस प्लांट में हाई डिजीज रेजिस्टेंस है, उसमें डिजीज रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और जिसका स्टेमेन था उसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा था मेल का। अब इन दोनों के बीच में क्रॉस करा दो, हाइब्रिड वैरायटी बना। जो हाइब्रिड वैरायटी था उसमें था कंबाइंड डिजायरेबल कैरेक्टर, जो F1 हाइब्रिड बना
उसमें था कंबाइंड डिजायरेबल कैरेक्टर। कंबाइंड डिजायरेबल, कंबाइंड मतलब दोनों पेरेंट के कैरेक्टर कंबाइन हो गए, मतलब प्रोटीन कंटेंट भी ज़्यादा हुआ और इसमें डिजीज रेजिस्टेंस भी रहेगा, दोनों पेरेंट के कैरेक्टर आ जाएंगे इसमें। तो कैसे आप क्रॉस पॉलिनेशन कराओगे, कैसे इनके बीच में क्रॉस कराओगे? कुछ नहीं, आपको क्या करना है, ये जो मेल पेरेंट है, मेल पेरेंट के स्टेमेन से, एंथर से पॉलन ग्रेन निकाल लो, और ये जो फीमेल पेरेंट है इसके स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर कर दो, पिस्टिल के ऊपर ट्रांसफर कर दो, जिसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। और जब पॉलिनेशन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा हुआ है आपने, पॉलन ट्यूब एंट्री करेगा, 2 मेल गैमेट को लेके जाएगा, ओव्यूल के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होगा तो हाइब्रिड सीड बनेगा। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल से सीड बन जाता है, जो सीड होगा वो हाइब्रिड सीड होगा, और उस सीड में कंबाइंड डिजायरेबल कैरेक्टर होंगे, मतलब उसमें दोनों पेरेंट का कैरेक्टर होगा, प्रोटीन कंटेंट भी ज़्यादा होगा और हाई डिजीज रेजिस्टेंस भी होगा। तो आपको मिल गया हाइब्रिड वैरायटी, तो आपको हाइब्रिड वैरायटीज मिल गए, हाइब्रिड सीड्स मिल गए, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेप था, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग सेलेक्टेड पेरेंट्स, ये तीसरा स्टेप हो गया। अच्छा, ये जो तीसरा स्टेप है, तीसरे स्टेप के बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। ये जो थर्ड वाला स्टेप है, थर्ड वाले स्टेप के बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, लिमिटेशंस हैं। क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, ये हम आपको बता देते हैं। तो आप लिमिटेशन या ड्रॉबैक देखिए। ये जो थर्ड वाला स्टेप है बेटा, थर्ड वाले स्टेप के लिमिटेशन या ड्रॉबैक क्या है आप देखिए। ड्रॉबैक में पहला पॉइंट, वेरी टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये जो थर्ड वाला स्टेप है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन वाला, बहुत ही टीडियस मतलब बहुत ही थकाऊ है, बहुत ही झेलाऊ है, और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है भाई, बहुत थकाऊ और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। पहले आप मेल फीमेल को मैच्योर होने का इंतज़ार करो, क्रॉस कराओ, फर्टिलाइजेशन होने दो, फिर सीड बनने दो, तो फिर सीड को आप खेत में बोओगे, मतलब कहने का मतलब बहुत लंबा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और दूसरा और सबसे खास बात, सबसे बड़ा लिमिटेशन ध्यान देना, दूसरा और सबसे बड़ा लिमिटेशन ये था, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल द हाइब्रिड्स may have combined desirable characters। ध्यान देना, it is not necessary that all the hybrids may have combined desirable characters। सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन, सबसे बड़ी बात बेटा ध्यान देना। एक बार बताइए, मान लीजिए दोनों पेरेंट के क्रॉस कराया, आपको F1 हाइब्रिड में सीड मिला, मान लीजिए आपको 1000 सीड मिले, ठीक है। आपको मान लीजिए 1000 सीड्स मिले, अगर 1000 सीड मिले तो पता है 1000 में से लगभग ओनली 1 सीड, ओनली 1 या 2 सीड्स हैव कंबाइंड कैरेक्टर्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स, ठीक है। ये आप देखना, मतलब दोनों से क्रॉस कराया हाइब्रिड, जो हाइब्रिड है उसमें दोनों पेरेंट के कैरेक्टर आ ही जाएंगे, क्या जरूरी है यार, जो हाइब्रिड बनेगा उसमें दोनों पेरेंट के कैरेक्टर आ ही जाएंगे, क्या जरूरी है, कोई कंपलसरी नहीं है। इवन हम आपको बताएं, 1000 सीड अगर आपको मिला F1 जनरेशन में, 1000 में से 999 सीड ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट के कैरेक्टर आएंगे, मतलब या तो हाई प्रोटीन कंटेंट ही होगा या फिर हाई डिजीज रेजिस्टेंस ही होगा, दोनों पेरेंट के कैरेक्टर आ ही जाएंगे, कोई जरूरी नहीं है। ये बड़ा लफड़ा है, ये ड्रॉबैक है। अब ढूंढोगे कैसे, सर्च कैसे करोगे कि 1000 में अच्छा वाला कौन सा था, ये सबसे बड़ा दिक्कत था। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द हाइब्रिड्स में हैव कंबाइंड डिजायरेबल कैरेक्टर। पता है 1000 में से 1 या 2 सीड, 1000 सीड मान लीजिए मिला हाइब्रिड का, तो उसमें 1 या 2 सीड ऐसे होंगे जिसमें दोनों पेरेंट के कैरेक्टर आए रहे होंगे, बाकी 999 में या तो प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होगा या डिजीज रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो आपको कौन सा चाहिए ब्रीडिंग करने के लिए, आपको ब्रीडिंग करने के लिए जिसमें दोनों के कैरेक्टर है वो वाला चाहिए ना, किसी एक का थोड़ी ना चाहिए। तो ये बड़ा दिक्कत है कि उस 1000 में एक को ढूंढना, 1000 सीड में उस एक सीड को ढूंढना जिसमें दोनों पेरेंट के कैरेक्टर हैं, बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, बड़ा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। तो 1000 में से एक था, उसको ढूंढना है, और उसको ढूंढना बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको वाराणसी में बनारस में रवि सर को ढूंढना है, दोनों बहुत ही रेयर हैं।
1000 में एक सीड वो जिसमें दोनों के कैरेक्टर हैं, वो बड़ा रेयर है, बहुत कम मिलेगा। और हम जैसे भी लोग बड़े कम मिलते हैं भाई, हम वो देसी घी हैं जो बनिए की दुकान में नहीं मिलता। तो ये है, तो इनको ढूंढना बड़ा मुश्किल वाला काम है भाई। ठीक है, ये थर्ड वाले स्टेप का ड्रॉबैक है। अब चौथा पांचवा स्टेप हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि चौथे स्टेप पे हम यही करेंगे। चौथे स्टेप पे हम यही करेंगे, जो सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट है, 1000 में से एक वाला रिकॉम्बिनेंट है, उसको हम ढूंढेंगे, उसका हम स्क्रीनिंग करेंगे। चौथा वाला स्टेप वही है। आप इसको नोट करिए, पहले लिखिए। चौथा स्टेप है सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। तो अभी हमने बोला नहीं कि जो 1000 में एक जो था, जिसमें दोनों पेरेंट के कैरेक्टर आ गए थे, जो सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट था, हमको उसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो कैसे देख के हम सेलेक्ट कर लेंगे कि अच्छा ये अच्छा है, ये अच्छा है। सीड को कैसे देख के बता पाओगे कौन सा अच्छा है? तो जो सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट या हाइब्रिड है, जो 1000 में एक था, उसका सिलेक्शन करना था। तो क्रूशियल स्टेप है ये, क्रूशियल स्टेप फॉर द सक्सेस ऑफ ब्रीडिंग प्रोग्राम। जो प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम है उसके सक्सेस के लिए चौथा स्टेप बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंड साइंटिफिक इवेल्युएशन ऑफ प्रोजेनी रिक्वायर्ड। जितने भी 1000 सीड मिले तो 1000 के हजारों का आपको इवेल्युएशन करना पड़ेगा, स्क्रीनिंग करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता नहीं कि इसमें अच्छा कौन सा है ना। तो सब का आपको स्क्रीनिंग करना पड़ेगा, जितने भी प्रोजेनी मिलेंगे F1 जनरेशन में। तो उसमें देखिए, जो हाइब्रिड सीड्स है, मान लो आपको 1000 टाइप के सीड मिले, तो सबको हाइब्रिड सीड्स आर ग्रोन इन द फील्ड एंड सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड परफॉर्मेंस। फील्ड में परफॉर्मेंस के हिसाब से बेसिस पे आपको सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट मिल जाएगा। जैसे हमको मान लीजिए 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में से अच्छे बच्चों को सेलेक्ट करना है कि 10 बच्चे इनमें से अच्छे कौन से हैं। तो कोई टेस्ट करा दो, 1-2 टेस्ट करा दो, उससे अपने आप पता चल जाएगा अच्छा कौन सा है ना। क्वेश्चन उसी लेवल का कर दो, रख दो। तो जब सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट को आपको सिलेक्शन करना था, 1000 सीड मिले, उनको खेत में ग्रो करा दो अलग अलग फील्ड में, और आप जानबूझ के पैथोजन इंट्रोड्यूस करा दो, जानबूझ के पैथोजन इंट्रोड्यूस करा दो। तो ऐसा करोगे जब आप, ध्यान देना, जब ऐसा आप करोगे बेटा, तो ध्यान से सुनना, जब आप ऐसा करोगे तो जाहिर सी बात है, ऐसा करोगे जब आप, तो उनमें जो सेंसिटिव वैरायटी रहे होंगे वो तो मर जाएंगे पैथोजन से, या फिर उनका पैदावार बहुत कम हो जाएगा। लेकिन जो बेटर वैरायटी रहा होगा, अच्छा वैरायटी रहा होगा, पैथोजन इंट्रोड्यूस कराने के बाद भी उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसका यील्ड बढ़ा हुआ रहेगा, उसमें जो कंटेंट है न्यूट्रिएंट का वो ज़्यादा रहेगा, जिसमें ज़्यादा रहेगा, सब कुछ रहेगा, कंबाइंड कैरेक्टर रहेगा, वही मतलब सुपीरियर हाइब्रिड था। 1000 में से एक आपको पता चल जाएगा कि ये सब के बाद भी जिसका न्यूट्रिएंट कंटेंट ज़्यादा रहे, पैदावार ज़्यादा रहे, मतलब उसमें डिजीज रेजिस्टेंस है, न्यूट्रिएंट कंटेंट भी है, मतलब सबसे सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट वही था। तो वही चीज़ है ना, हाइब्रिड सीड्स आर ग्रोन इन द फील्ड एंड सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड परफॉर्मेंस। हाइब्रिड प्लांट्स आर सेल्फ्ड। अब ये जो हाइब्रिड प्लांट बने हैं, जो हाइब्रिड आपको सुपीरियर मिला, जो सुपीरियर हाइब्रिड मिल गया आपको, एक लफड़ा है, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो हाइब्रिड है, जैसे मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस कराया, हाइब्रिड मिल गया आपको कैपिटल टी स्मॉल टी। अब एक दिक्कत ये है कि ये जब हाइब्रिड आप ग्रो कराओगे, ये जो हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, इसमें सेक्सुअल प्रोडक्शन होगा, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों एलील सेग्रीगेट हो जाएंगे। क्योंकि ये जब गैमिट बनाएगा तो गैमिट मियोसिस से बनता है, दोनों एलील का सेग्रीगेशन हो जाता है। मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा होगा, तो सेग्रीगेशन हो जाएगा। गैमिट तो प्योर होता है ना, तो F2 जनरेशन में जो प्लांट मिलेंगे उसमें तो बहुत सारे प्लांट प्योर भी रहते हैं ना, उसमें तो बहुत सारे प्लांट प्योर भी रहते हैं, प्लांट तो फिर से प्योर हो जाएगा। तो हाइब्रिड का मतलब क्या रहा, फिर से आपको अगले साल हाइब्रिड खरीदना पड़ेगा, और हाइब्रिड खरीदना बड़ा मुश्किल वाला काम है, बहुत पैसा लगता है, किसान के लिए अनइकोनॉमिकल होगा। किसान इतना पैसा कहाँ से लाएगा, उसके लिए बड़ा एक्सपेंसिव होगा, कॉस्टली होगा। तो एक तरीका ये है, दो तरीका हम बता रहे हैं। एक तरीका तो ये है कि ये जो हाइब्रिड है इसको सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने ही ना दो, इसको एपोमिक्ट बना दो, इट कैन बी मेड इनटू एपोमिक्ट। इसको एपोमिक्स से ग्रो करा दो, बिना सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करा दो, बिना सेक्सुअल के एपोमिक्स से ग्रो करा दो, एपोमिक्ट बना दो आप इसको।
एपोमिक्सिस में मियोसिस फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं, तो वहाँ पे सेग्रीगेशन कहाँ होगा। एपोमिक्सिस से उसका जो कैरेक्टर है वो मेंटेन रहेगा, हाइब्रिड कैरेक्टर ये है। और दूसरा ये तरीका है कि इस हाइब्रिड को इतनी बार सेल्फिंग करा दो, सेल्फ पॉलिनेशन कई बार करा दो कि हाइब्रिड कैरेक्टर ही एकदम होमोजाइगस हो जाए, प्योर हो जाए, हाइब्रिड ही प्योर हो जाए, तो सेग्रीगेशन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, चांस ही नहीं रहेगा उसमें ना। तो वही चीज़ है। तो देखिए, हाइब्रिड प्लांट्स आर सेल्फ फॉर मैनी जनरेशंस अंटिल दे रीच द स्टेट ऑफ होमोजाइगोसिटी या यूनिफॉर्मिटी, या फिर हाइब्रिड्स कैन बी मेड इनटू एपोमिक्ट। अगर ऐसा नहीं किया, अगर लगातार सेल्फिंग नहीं कराया या फिर एपोमिक्ट नहीं बनाया, अदरवाइज ऐसा नहीं किया, तो हाइब्रिड ट्रेट या कैरेक्टर में सेग्रीगेट इन द नेक्स्ट जनरेशन। सेग्रीगेट हो जाएंगे प्लांट तो फिर से होमोजाइगस हो जाएगा, तो हाइब्रिड बनाने का मतलब क्या रहा। तो उसको कई बार सेल्फिंग करा दो कि एकदम हाइब्रिड कैरेक्टर ही होमोजाइगस हो जाए। अब पांचवा स्टेप है टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर। देखिए, टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर। कल्टीवर मतलब वैरायटी। अब ये बताइए, मान लीजिए आपको 1000 में से जो एक वैरायटी था, 1000 में से जो एक सीड था जिसमें दोनों पेरेंट के कंबाइंड कैरेक्टर थे, वो आपको मिल गया, आपने उसको ढूंढ दिया, मिल गया आपको, ठीक है। अब देखिए, टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर। तो आपको जो नया हाइब्रिड मिला है जिसमें दोनों पेरेंट के कैरेक्टर हैं, उसको अभी सीधे मार्केट में थोड़ी ना उतार देंगे, अभी तो हम उसका टेस्ट करेंगे ना। तो हाइब्रिड सीड्स ग्रोन इन द रिसर्च फील्ड, जिस रिसर्च फील्ड में जैसे BHU है, BHU में मान लीजिए हाइब्रिड बनाया गया, तो उसको पहले BHU में रिसर्च फील्ड में ग्रो कराया जाएगा अंडर आइडियल मतलब ऑप्टिमम फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन कंडीशंस। तो उसको पहले रिसर्च फील्ड में जहाँ बनाया गया वहाँ पे ग्रो करेंगे, खूब पानी देंगे, जितना ऑप्टिमम देना चाहिए, फर्टिलाइजर भी देंगे, ताकि कोई बहाना ना रहे कि पानी दिया होता तो पैदावार अच्छा होता, ठीक है। ऑप्टिमम कंडीशन में रखेंगे, और अगर वहाँ परफॉर्मेंस इसका बेटर आया, अच्छा आया, देन द हाइब्रिड सीड्स ग्रोन इन द फार्मर्स फील्ड, फार्मर्स ग्रोन इन द फार्मर्स फील्ड of different parts of country, of different parts of country in different climatic conditions for at least 3 generations। जब रिसर्च फील्ड में परफॉर्मेंस बढ़िया आया, तो हाइब्रिड सीड को हम कंट्री के हर एक पार्ट में, मतलब ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, हर एक पार्ट के फार्मर्स के फील्ड में हम ग्रो करा देंगे। हर एक पार्ट के फार्मर के फील्ड में क्यों? कुछ सेलेक्टेड फार्मर्स होते हैं जो रिसर्च सेंटर से कनेक्टेड रहते हैं, तो हर जगह हर पार्ट में ग्रो करा देंगे, क्योंकि हर एक पार्ट का क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग होता है ना। हाइब्रिड सीड वही है जो हर जगह अच्छा परफॉर्म करे। आप चाहते हो कि आपके रिसर्च सेंटर ने कोई हाइब्रिड सीड बनाया है तो पूरे कंट्री में तभी बिकेगा जब हर जगह के क्लाइमेट में, हर डिफरेंट सॉइल में अच्छे से ग्रो करेगा। हर जगह का मिट्टी अलग होता है, सॉइल अलग होता है, क्लाइमेट अलग होता है, तो वही वैरायटी सब ज़्यादा फिक्स होता है, वही वैरायटी सब ज़्यादा बिकता है, बेटर परफॉर्म करता है, जो हर जगह अपने आप को एडजस्ट कर सके, हर जगह जिसका यील्ड ज़्यादा हो ना। तो दीज सीड्स आर ग्रोन इन द फार्मर्स फील्ड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस फॉर एटलीस्ट 3 जनरेशन। कम से कम 3 बार जनरेशन, 3 बार हम ग्रो कराते हैं रिसर्च फील्ड से ले जाने के बाद फार्मर फील्ड में, और वो भी अलग अलग पार्ट के, कंट्री के अलग अलग पार्ट के फार्मर के फील्ड में ग्रो करते हैं कम से कम 3 बार। एक बार क्यों नहीं? एक बार से पता नहीं चल पाता है, 3 बार देखते हैं कि यूनिफॉर्म है कि नहीं पता लगे। इस बार पहली बार पैदावार बहुत ज़्यादा है, दूसरी बार बहुत कम हो गया। तीनों बार अगर परफॉर्मेंस उसका एक जैसा आया, अच्छा आया और एक जैसा आया, तो फिर हम इस हाइब्रिड सीड को ध्यान देना, इफ परफॉर्मेंस बेटर देन द बेस्ट अवेलेबल लोकल वैरायटी। अगर तीनों बार हाइब्रिड सीड का परफॉर्मेंस उस एरिया में जो सबसे अच्छा लोकल वैरायटी था, अगर उससे अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है इस हाइब्रिड सीड का, देन हाइब्रिड सीड सर्टिफाइड बाई NSC, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, उसको उसके ऊपर मोहर लगा देगा, सर्टिफिकेशन कर देगा कि मार्केट में उतारो, इसको बेचो। तो कमर्शलाइजेशन होगा एंड रिलीज इन द मार्केट, उसको बेचा जाएगा, कमर्शलाइज किया जाएगा मार्केट में, मार्केटिंग होगा, उसको बाजार में उतार दिया जाएगा, ठीक है। और अगर उसका परफॉर्मेंस उस एरिया में, अलग अलग एरिया में जो बेस्ट अवेलेबल लोकल वैरायटी है उससे अच्छा नहीं है, तो यहीं पे एक्सपेरिमेंट रिजेक्ट हो जाएगा कि इसको मार्केट में ना उतारो।
क्योंकि लोकल वैरायटी तो बहुत सस्ता होगा, और ये आप इतना स्टेप फॉलो कर रहे हो, प्लांट ब्रीडिंग हाइब्रिड वैरायटी बना रहे हो, तो जाहिर सी बात है इसका दाम महंगा होगा। मान लीजिए हाइब्रिड वैरायटी 100 रुपये किलो है, तो लोकल वैरायटी 20 रुपये किलो ही मिलेगा। और पता ये चला कि लोकल वैरायटी 20 रुपये किलो वाला 100 रुपये किलो से ज़्यादा अच्छा था, तो 100 रुपये किलो वाला कोई नहीं खरीदेगा, 20 वाला ही खरीदेगा ना। इसलिए हमने लिखा है इफ हाइब्रिड वैरायटी का परफॉर्मेंस बेटर देन द बेस्ट अवेलेबल लोकल वैरायटी, तभी उसका सर्टिफिकेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये स्टेप था, 5 स्टेप था कि कैसे हम हाइब्रिड वैरायटी, नया वैरायटी मार्केट में बनाते हैं, उतारते हैं। 5 स्टेप था, ये आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो हमने आपको 5 स्टेप बताया, हमने आपको सिखाया कि कैसे हाइब्रिड वैरायटी बनाते हैं। बच्चों ध्यान देना, हमने आपको बताया कि कैसे 5 स्टेप फॉलो करके कैसे प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू हाइब्रिड वैरायटी या न्यू वैरायटी बनाते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो 5 स्टेप आपने अच्छे से याद कर लिया होगा, तो या आप अच्छे से पढ़ना उसको, ठीक है। 5 स्टेप आप अच्छे से पढ़ना उसको बेटा। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में इंडिया इज़ एग्रीकल्चर रिच कंट्री, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या हम बता रहे हैं आपको। इंडिया, आपको पता है इंडिया इज़ एग्रीकल्चर रिच कंट्री। आपको पता है कि जो एग्रीकल्चर है इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का बैकबोन है कृषि, खेती। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स अबाउट 33% ऑफ इंडियाज़ जीडीपी। इंडिया का जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका 33% एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है। एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल है। एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू नियरली 62% पॉपुलेशन। लगभग 62% लोग ना, उनको रोजगार एग्रीकल्चर से मिला है, चाहे वो डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, एग्रीकल्चर से मिला हुआ है। द डेवलपमेंट, अब ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है? द डेवलपमेंट ऑफ सेवरल हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ व्हीट एंड राइस बाय यूजिंग प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक इन मिड 1960s। द ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज पर यूनिट टाइम, मतलब पर यूनिट एरिया ग्रेन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, एब्रप्टली बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, मतलब आप देखेंगे 10 गुना बढ़ गया। प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक का यूज किया गया, और 1960s के बाद 60-70 के आसपास में आप देखो ग्रेन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। 10-12-15 साल में ग्रेन का प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया। तो 1960 से लेकर सन 2000 के बीच में 40 साल का जो दौर था, जिसमें ग्रेन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया बेटा। जब प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक का यूज किया गया, तो उस पर्टिकुलर फेज को, वो जो दौर था 1960 से सन 2000 के बीच में, उसको बोला गया ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसको ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला गया। तो तब से ना उसके बाद खाने का क्राइसिस ख़त्म हो गया। अब अगर खाने का क्राइसिस हो रहा है तो गवर्नमेंट के मिसमैनेजमेंट की वजह से होता है। कितना अनाज तो सड़ जाता है, अनाज की कमी नहीं है, बस मिसमैनेजमेंट है, लोगों तक, गरीबों तक पहुंच नहीं पाता है। तो वो जो पर्टिकुलर दौर था उसको बोला गया ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन इसलिए बोला, प्लांट तो ग्रीन होगा ना, इसलिए बोला गया ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक का यूज किया गया, व्हीट का है, राइस का है, मेज का है, इन सब का ना बहुत सारे हाइब्रिड वैरायटी बनाए गए, जिसको बोला गया, उस दौर को बोला गया ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्योंकि ग्रेन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा पर यूनिट एरिया फील्ड में, पर यूनिट एरिया फील्ड के हिसाब से प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसको बोला गया ग्रीन रिवॉल्यूशन। नॉर्मन ई बोरलॉग, इनको बोलते हैं फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, पूरे वर्ल्ड में इनको बोला जाता है। और MS स्वामीनाथन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, मोंकाम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन जी को बोलते हैं फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया में बोला जाता है। तो 1960 में व्हीट का प्रोडक्शन 11 मिलियन टन हुआ करता था, और सन 2000 में 75 मिलियन टन पहुंच गया, हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। और राइस का प्रोडक्शन 35 मिलियन टन हुआ करता था सन 1960 के आसपास में, और 2000 के आसपास में 89 हो गया, मतलब 3 गुना ये बढ़ गया, और ये ऑलमोस्ट 7 टाइम्स बढ़ गया। तो व्हीट और राइस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसी दौर को बोला गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन। इट अकर्ड ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ सेमी ड्वार्फ वैरायटीज ऑफ व्हीट एंड राइस। ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ है
प्लांट ब्रीडिंग की वजह से हुआ। और क्या किया गया, डेवलपमेंट ऑफ सेमी ड्वार्फ वैरायटीज ऑफ व्हीट एंड राइस। व्हीट और राइस का सेमी ड्वार्फ वैरायटी यूज किया गया था। सेमी ड्वार्फ वैरायटी होता है ना, एक तो टॉल वैरायटी होता है जिसका हाइट ज़्यादा होता है, एक तो एकदम ड्वार्फ होता है। टॉल वाले के साथ में दिक्कत क्या है ना, जो टॉल वैरायटी होता है थोड़ा सा भी हवा चलता है खेत में ही गिर जाता है, और जब खेत में गिर जाता है प्लांट तो उसका पैदावार बहुत कम हो जाता है। तो प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक का यूज करके सेमी ड्वार्फ वैरायटी बनाया गया। सेमी ड्वार्फ का मतलब हाइट मीडियम था, बहुत ज़्यादा भी नहीं था बहुत कम भी नहीं था, सेमी ड्वार्फ वैरायटी था। तो उसका हाइट कम होने से यहाँ पे गेहूं और चावल में पैदावार में फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सेमी ड्वार्फ वैरायटी बनाया कि ना बहुत ज़्यादा टॉल ना बहुत ज़्यादा ड्वार्फ, तो उसका पैदावार खेत में गिरेगा नहीं तो पैदावार क्या रहेगा, उसका ज़्यादा ही रहेगा। तो ये चीज़ है, तो आप इसको नोट करिए कैसे बनाया गया। व्हीट का राइस का दोनों का केस हम आपको बताने वाले हैं, आप इसको नोट कर लें पहले। तो यहाँ पे बेटा ध्यान देना, हमने बोला था कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, ग्रीन रिवॉल्यूशन में मेनली जो सेमी ड्वार्फ वैरायटी डेवलप किए गए व्हीट के राइस के, इनकी वजह से ग्रेन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ था, उसको ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला गया था। तो व्हीट और राइस कैसे डेवलप कराया गया, कहाँ से क्या मिला, ये हम आपको बता दें। सबसे पहले हम गेहूं के बारे में बात करते हैं, व्हीट के बारे में बात करते हैं। एक ध्यान देना, गेहूं में व्हीट में एक जीन रिपोर्ट हुआ था, नॉरिन-10 जीन। नॉरिन-10 जीन जो होता है ये ड्वार्फिज्म जीन है व्हीट का इन जापान। जापान कंट्री में नॉरिन-10 जीन रिपोर्ट हुआ था, नॉरिन-10 जीन का नाम था। ये गेहूं का जीन है, व्हीट का जीन है। और ये जीन जिस व्हीट वैरायटी में होता है उसका हाइट बहुत कम रह जाता है, बहुत छोटा रह जाता है, नॉरिन-10 जीन। इसको रिड्यूस्ड हाइट जीन भी बोलते हैं, RH-T मतलब रिड्यूस्ड हाइट जीन, नॉरिन-10 जीन। और ये जीन जिस गेहूं के वैरायटी में रहता है उसका हाइट बहुत कम रहता है, ठीक है। तो नॉर्मन बोरलॉग डेवलप्ड सेमी ड्वार्फ वैरायटीज, व्हीट वैरायटीज एट इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट, मैक्सिको। ये जो नॉर्मन बोरलॉग साहब थे उन्होंने क्या किया ना, ये जो नॉरिन-10 जीन है, नॉरिन-10 जीन का यूज किया। और मैक्सिको में एक रिसर्च सेंटर है इंटरनेशनल, ये देखिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट, मैक्सिको में ये रिसर्च सेंटर है। तो वहाँ पे उस रिसर्च सेंटर में इन्होंने क्या किया, मैक्सिकन सेमी ड्वार्फ वैरायटी डेवलप किया व्हीट का। तो दीज वैरायटीज हैव हाई यील्ड, रेजिस्टेंस टू लॉजिंग, पैथोजेंस, पेस्ट एंड रेस्पॉन्सिव टू द न्यूट्रिएंट्स। तो बेटा ध्यान देना, तो नॉर्मन बोरलॉग साहब ने क्या किया, मैक्सिको में ये जो सेंटर था रिसर्च सेंटर, वहाँ पे नॉरिन-10 जीन का यूज किया। और उस सेंटर पे जो नॉर्मल वैरायटी थे मैक्सिको के, उन वैरायटीज़ में वो जीन ट्रांसफ़र कर दिया और सेमी ड्वार्फ वैरायटी बना लिया। मतलब उनका हाइट ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, मीडियम हाइट वाले वैरायटी बना लिए गेहूं के। और ये जो वैरायटी थे ये हाई यील्डिंग वैरायटी थे, पैथोजन के लिए रेजिस्टेंट थे, न्यूट्रिएंट के लिए रेस्पॉन्ड करने वाले थे, इंसेक्ट और पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट थे। तो इन मैक्सिकन व्हीट वैरायटी का नाम था मैक्सिकन व्हीट वैरायटीज लाइक सोनोरा 64। ध्यान देना, गेहूं का ये वैरायटी है, सेमी ड्वार्फ वैरायटी है, मैक्सिकन वैरायटी है, सोनोरा 64, लर्मा रोजो 64, ये वैरायटी डेवलप किया गया। ये वैरायटी क्या है, मैक्सिकन व्हीट वैरायटी है जो मैक्सिको में डेवलप किया गया। और इन वैरायटीज़ को ध्यान देना, नॉर्मन बोरलॉग साहब, दीज वैरायटीज वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय नॉर्मन बोरलॉग, ब्रॉट इन इंडिया एंड मॉडिफाइड। तो ये जो लर्मा रोजो 64 है, सोनोरा 64 है, इसको नॉर्मन बोरलॉग साहब मैक्सिको से लाए थे, ठीक है, और इंडिया में लाए। और गामा रेडिएशन जेनेटिक्स में पढ़ा था, म्यूटाजन में, फिजिकल म्यूटाजन में गामा रेडिएशन म्यूटेशन कराता है, म्यूटाजन है। तो गामा रेडिएशन का यूज करके, म्यूटेशन का यूज करके उसमें फर्दर चेंजेस किया और इंडियन सेमी ड्वार्फ वैरायटी बना लिया गेहूं का। जैसे कल्याण सोना और सोनालिका हुआ डेवलप्ड। कल्याण सोना और सोनालिका क्या है, इंडियन सेमी ड्वार्फ वैरायटी है व्हीट का, जो इंडिया में डेवलप कराया गया है गामा रेडिएशन से। तो मैक्सिको से सेमी ड्वार्फ वैरायटी आया था लर्मा रोजो 64, सोनोरा 64, और MS स्वामीनाथन का अच्छा साथ मिल गया, नॉर्मन बोरलॉग का, दोनों साथ में मिल के कोलेबोरेशन में दोनों ने बहुत सारे इंडियन सेमी ड्वार्फ वैरायटी डेवलप किए। और पता है जब मैक्सिको से सीड लाए थे इंडिया में गेहूं का, 1966 के आसपास की बात है,
तो उसी टाइम पे ना गलती से पार्थिनियम भी आ गया था भाई, जो कैरेट ग्रास नहीं होता, कांग्रेस ग्रास, पार्थिनियम हिस्टोरोफोरस। तो गलती से पार्थिनियम भी गेहूं के साथ में आ गया था, एक्जोटिक वैरायटी आ गया गेहूं के साथ में, गेहूं के सीड के साथ में पार्थिनियम का भी सीड आ गया, क्योंकि उस टाइम पे कोई क्वारंटाइन डिवीजन था ही नहीं, कोई क्वारंटाइन या क्वारंटीन रेगुलेशन था ही नहीं। अगर होता तो उसको एक्जोटिक को अलग कर देते वो लोग चेक करके, तो ऐसा कुछ था नहीं, तो गलती से आ गया था ना। तो ये गेहूं का हो गया। तो लर्मा रोजो 64, सोनोरा 64 सेमी ड्वार्फ वैरायटी है मैक्सिको का व्हीट का, और कल्याण सोनालिका ये सेमी ड्वार्फ वैरायटी है व्हीट का जो इंडिया में डेवलप हुआ था। अब हम ऐसे चावल के बारे में बात करते हैं, राइस के बारे में बात करते हैं। तो राइस के केस में आप देखोगे एक जीन था डीजियो ऊजन जीन, ध्यान देना, गेहूं में जैसे नॉरेंटिन जीन मिला था नॉरेंटिन, ऐसे ही राइस के केस में डीजियो ऊजन जीन मिला था। ये क्या था? ड्वार्फिज्म जीन ऑफ राइस इन ताइवान। एक कंट्री है ताइवान, ताइवान में बेटा ताइवान में चावल का, राइस का एक ड्वार्फिज्म वाला जीन मिला था जिसका नाम था डीजियो ऊजन जीन। तो इसी जीन का यूज किया गया, देखा आप देखो। दिस जीन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन वैरायटीज लाइक IR8 एंड IR24। तो चावल की कुछ वैरायटीज थे जैसे IR8 हो गया, IR24 हो गया, इन वैरायटीज में डीजियो ऊजन जीन को ट्रांसफर कर दिया गया। एट कहाँ पे? IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर से सुनो, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस एक कंट्री है, वहाँ पे IRRI में कुछ वैरायटीज थे। अच्छा, ये जो IR है ना, इसी सेंटर के नाम पे पड़ा है। तो IRRI फिलीपींस में कुछ राइस के वैरायटीज थे जैसे IR8 है, IR24 है, इसमें डीजियो ऊजन जीन को ट्रांसफर कर दिया गया। तो उससे बहुत सारे सेमी ड्वार्फ वैरायटी बन गए, कम हाइट वाले वैरायटी बन गए राइस के, सेमी ड्वार्फ वैरायटीज। तो सेमी ड्वार्फ वैरायटीज वर डिराइव्ड, सेमी ड्वार्फ वैरायटीज वर डिराइव्ड फ्रॉम IR8 एंड ताइचुंग नेटिव 1। तो पता है, जब कोई राइस का सेमी ड्वार्फ वैरायटी बनाना होता है तो IR8 है, ताइचुंग नेटिव 1, क्वेश्चन पेपर में TN1 भी लिखा आ सकता है। ताइचुंग नेटिव इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये डेवलप्ड इन ताइवान, ताइचुंग ताइवान में डेवलप हुआ था ना ये। तो जब कोई सेमी ड्वार्फ वैरायटी बनाना होता है राइस को, तो IR8 है, TN1 है, इसको डोनर की तरह लेते हैं। तो सेमी ड्वार्फ वैरायटीज वर डिराइव्ड फ्रॉम IR8 एंड ताइचुंग नेटिव 1। तो जब कोई सेमी ड्वार्फ वैरायटी बनाना होता है तो इन्हीं दोनों वैरायटी का जीन ले लिया जाता है। तो दीज वैरायटीज वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, इन वैरायटी को इंडिया में लाया गया, एंड इंडियन सेमी ड्वार्फ वैरायटी डेवलप किया गया। ताइचुंग नेटिव 1 है, IR8 है, इनको इंडिया लाया गया और इनका जीन निकाल के इंडियन वैरायटी में ट्रांसफर करा दिया और बन गया इंडियन सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस, जिसका नाम था रत्ना एंड जया। ध्यान दो, रत्ना और जया। रत्ना और जया किसी लड़की का यहाँ पे नाम नहीं है, राइस, ये राइस का वैरायटी है। कल्याण सोनालिका ये व्हीट का वैरायटी है, नाम से ही पता चला कि ये इंडियन वैरायटी है। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, व्हीट हो गया, राइस हो गया। अब थोड़ा सा ज्वार बाजरा मिलेट्स को वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं, शुगर केन के बारे में बात कर लेंगे। अभी पहले आप इसको लिख लो, नोट कर लो। शुगर केन, यहाँ पे हम गन्ने के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं बेटा। तो यहाँ पे देखिएगा आप जरा, सैकरम बारबेरी, जो सैकरम बारबेरी होता है, गन्ना होता है, गन्ने का साइंटिफिक नेम आप लोग क्या बताते हो? गन्ने का साइंटिफिक नाम आप बताते हो सैकरम ऑफिसिनेरम। ठीक है, तो एक वैरायटी, एक स्पीसीज है सैकरम बारबेरी और एक है सैकरम ऑफिसिनेरम। आप लोग गन्ने का साइंटिफिक नेम सैकरम ऑफिसिनेरम बोलते हैं। ये भी एक शुगर केन है, स्पीसीज अलग है बस, और क्या। तो जो सैकरम बारबेरी है बेटा, ध्यान देना, जो सैकरम बारबेरी है ये नेटिव ऑफ नॉर्थ इंडिया, ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो करता है। इसका स्टेम बहुत पतला होता है, इसका शुगर कंटेंट बहुत कम होता है, तो हैव लो शुगर कंटेंट, लो यील्ड, और इसका स्टेम बहुत थिन है। जाहिर सी बात है, स्टेम थिन होगा, पतला होगा, तो शुगर कंटेंट क्या होगा? कम ही होगा इसमें। ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो करता है। और जो दूसरा वैरायटी है सैकरम ऑफिसिनेरम, ये ट्रॉपिकल केन है, नोबल केन है। नोबल केन मतलब ये सुपीरियर वैरायटी है, नोबल वैरायटी है, सुपीरियर वैरायटी है।
ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रो करता है, साउथ इंडिया वगैरह में। ध्यान देना, ये बेसिकली ट्रॉपिकल केन है, ये साउथ इंडियन वैरायटी है, ये नॉर्थ इंडियन वैरायटी है। तो ये इसका स्टेम बहुत थिक है, हाई शुगर कंटेंट है, शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, ये बड़ा मोटा होता है। लेकिन एक दिक्कत है इसके साथ, सैकरामॉफिस सिनेरम के साथ एक दिक्कत है, बट डिड नॉट ग्रो वेल इन नॉर्थ इंडिया ड्यू टू लो टेम्परेचर। ये जो सैकरामॉफिस सिनेरम है ये नॉर्थ इंडिया में अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर बहुत कम है और ये ट्रॉपिकल एरिया में रहता था, साउथ इंडिया में ग्रो करता था। साउथ इंडिया में जाहिर से पता है गर्मी बहुत ज़्यादा होता है। साउथ इंडियन मूवी देखें ना, सारे उसमें काले काले ही होते हैं, मूछ वाले होते हैं, काले काले रहते हैं, और लुंगी डांस करने वाले होते हैं, देखा होगा। तो ये जो सैकरामॉफिस सिनेरम है ये बेटर वैरायटी वाला, बहुत बढ़िया वैरायटी का, लेकिन ये नॉर्थ इंडिया ग्रो नहीं कर पाता था क्योंकि वहाँ टेम्परेचर बहुत कम था। अब देखिए, सैकरम बारबेरी और सैकरामॉफिस सिनेरम, इनको एज अ पेरेंट ले लिया गया और पेरेंट लेने के बाद इनके बीच में क्रॉस करा दिया, हाइब्रिड वैरायटी बना दिया, जिसमें आ गया कंबाइंड डिजायरेबल कैरेक्टर। कंबाइंड डिजायरेबल कैरेक्टर या ट्रेट का मतलब, अब इसका स्टेम भी बड़ा मोटा बनेगा, शुगर कंटेंट ज़्यादा रहेगा और इसकी तरह ये नॉर्थ इंडिया में भी ग्रो कर जाएगा। तो इसमें दोनों का जीन आ गया, तो नॉर्थ इंडिया में भी अभी ये ग्रो करेगा और इसका स्टेम भी थिक हो गया, मोटा हो गया। ठीक है, तो ये शुगर केन का हमने कहानी बताया। अब मिलेट्स में ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, ये सब कलेक्टिवली इनको मिलेट्स बोलते हैं। तो हाइब्रिड बाजरा, ज्वार को नॉर्मली हम सोरगम बोलते हैं, सोरगम। हाइब्रिड बाजरा है, ज्वार है, मेज है, ये सब डेवलप किया गया, विच वर रेजिस्टेंट टू वाटर स्ट्रेस। वाटर स्ट्रेस मतलब जैसे सूखा पड़ गया, ड्रॉट हो गया, सैलिनिटी मतलब एल्कलाइनिटी, इन सब के लिए रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप करा दिए गए इसी प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक के थ्रू ना। तो ये बनाया गया, तो ये सब वैरायटी है। ये जैसे नॉर्मन बोरलॉग साहब ने मेज का वैरायटी अपने यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है बहराइच में ग्रो कराया था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक है इसके थ्रू डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी कैसे बनाया गया। डिजीज रेजिस्टेंट मतलब पैथोजन रेजिस्टेंट। फिर इंसेक्ट और पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी कैसे बनाए गए, ये आप नोट कर लीजिए, पहले लिख लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान देना बेटा, हमने हेडिंग डाला है, हेडिंग है प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। मतलब हमको प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक का यूज करके ऐसे प्लांट वैरायटीज या क्रॉप वैरायटीज बनाने हैं जो डिजीज के लिए रेजिस्टेंट हो। डिजीज के लिए मतलब पैथोजन्स के लिए रेजिस्टेंट हो। पैथोजन मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई के लिए रेजिस्टेंट हो, जो फसल को डैमेज करते हैं, डिजीज कराते हैं प्लांट में। तो देखिए, पैथोजन में बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस। पैथोजन्स कॉज लार्ज स्केल डैमेज 20 से 30% या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, पूरा का पूरा फसल भी बर्बाद हो जाता है कई बार। तो पैथोजन्स कॉज लार्ज स्केल डैमेज टू द क्रॉप प्लांट्स। अब अगर हम डेवलप करें, डेवलपिंग डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज, अगर हम डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप कर लें तो जो फसल डैमेज होता था वो नहीं होगा। तो डेवलपिंग डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज इंक्रीज्ड क्रॉप यील्ड एंड रिड्यूस्ड द यूज ऑफ फंगिसाइड्स, बैक्टीरियोसाइड्स एटसेट्रा। तो अगर हम डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी बना दें तो जो क्रॉप का यील्ड है वो बढ़ जाएगा और केमिकल्स जो होते हैं हार्मफुल होते हैं, इनका यूज भी नहीं करना होगा। तो बेटा चैप्टर का नाम है स्ट्रेटजीज फॉर द एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। क्या क्या स्ट्रेटजी अपना कि फूड का प्रोडक्शन बढ़ जाए। तो जाहिर सी बात है, अगर जो क्रॉप है, क्रॉप प्लांट है, अगर वो डिजीज के लिए रेजिस्टेंट होगा तो यील्ड अपने आप ज़्यादा होगा ना, जाहिर सी बात है। बीमारी नहीं लगेगा तो पैदा परफॉर्मेंस तो अच्छा होगा। तो डेवलपमेंट ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस इन अ प्लांट डिपेंड्स ऑन, अगर हम किसी प्लांट को रेजिस्टेंट बनाना चाहते हैं तो क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो देखिए आप जरा, डेवलपमेंट ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस इन ए प्लांट डिपेंड्स ऑन, डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन, पहला होस्ट प्लांट जीनोटाइप। जो होस्ट प्लांट है उसके जीनोटाइप के ऊपर डिपेंड करेगा। होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस जीन कंट्रोल करता है ना, तो उसके होस्ट प्लांट के जीनोटाइप के ऊपर। दूसरा पैथोजन जीनोटाइप, जो पैथोजन का जीनोटाइप है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि पैथोजन जब होस्ट को इन्फेक्ट किया
तो कितना वो म्यूटेट कर ले रहा है, कितना म्यूटेशन से खुद को बदल ले रहा है कि होस्ट का इम्यून सिस्टम उसको ट्रैक नहीं कर रहा है, उसको किल नहीं कर पा रहा है, उसको पता ही नहीं चल पा रहा है ना। तो प्लांट के जीनोटाइप के ऊपर, पैथोजन के जीनोटाइप के ऊपर भी डिपेंड करता है, और उसका इंटरेक्शन इन्वायरमेंट के साथ में भी डिपेंड करता है। इन्वायरमेंट के ऊपर भी कहीं ना कहीं वो डिपेंड करता है, उसका इंटरेक्शन इन्वायरमेंट के साथ में है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इन्वायरमेंटल कंडीशंस कैसे हैं उसके साथ भी डिपेंड करता है, क्योंकि इन्वायरमेंट अगर बहुत एक्सट्रीम होगा तो पैथोजन कई बार सर्वाइव भी नहीं कर पाता है ना। तो इन्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अब हम यहां बता रहे हैं मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग प्लांट फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। अब हम ये बता रहे हैं कि हमको डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट बनाना है प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक का यूज करके। ब्रीडिंग मतलब वही पांचों स्टेप भाई, वो जो पांचों स्टेप आपने नहीं पढ़ा था, वही पांचों स्टेप का यूज करके हमको, मतलब वही प्लांट ब्रीडिंग का जो पांचों स्टेप था, उसी पांचों स्टेप को फॉलो करके हमको डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी बनाना है। इसके दो मेथड हैं, एक तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग है और दूसरा है म्यूटेशनल ब्रीडिंग। दो मेथड हैं, कन्वेंशनल ब्रीडिंग और म्यूटेशनल ब्रीडिंग, दो मेथड है। कैसे हम डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी बना सकते हैं, दो मेथड है, कन्वेंशनल और म्यूटेशनल ब्रीडिंग। ये जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग है ये हाइब्रिडाइजेशन है, ये हाइब्रिडाइजेशन वाला एक्सपेरिमेंट है, वही जो पांचों स्टेप आपने फॉलो किया था। और ये म्यूटेशनल ब्रीडिंग है। म्यूटेशनल ब्रीडिंग मतलब हम कह रहे हैं रेजिस्टेंस को जीनोटाइप कंट्रोल कर रहा है, होस्ट प्लांट का जीनोटाइप कंट्रोल कर रहा है, पैथोजन का भी जीनोटाइप हो सकता है। तो एक बार बताइए, मान लीजिए होस्ट प्लांट का जीनोटाइप रिसेसिव है, रेजिस्टेंस नहीं है उसमें, वो रेजिस्टेंट जीन उसका रिसेसिव है, नॉन फंक्शनल है उसका जीन, रिसेसिव पड़ा हुआ है। तो जिसका जीन रिसेसिव होगा वो सेंसिटिव होगा, और जिसका जीन डोमिनेंट होगा वो रेजिस्टेंट होगा। तो हम कह रहे हैं म्यूटेशन से होस्ट प्लांट का जीनोटाइप ही बदल दो, जीन ही बदल दो। जो जीन सेंसिटिव है, मतलब जो जीन रिसेसिव पड़ा है, उसमें डोमिनेंट म्यूटेशन करा के उसको डोमिनेट बना दो, तो जाहिर सी बात है वो प्लांट डिजीज के लिए क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब जैसे मान लो जीन है, जीन डोमिनेंट है, जीन को म्यूटेशन करा कर रिसेसिव करा दो, तो जाहिर सी बात है उसमें सेंसिटिविटी आ जाएगा। या फिर जीन, ध्यान देना, या फिर जो जीन है, मान लीजिए प्लांट डिजीज के लिए सेंसिटिव है क्योंकि उसका जीन रिसेसिव है, उसमें डोमिनेंट म्यूटेशन करा दो, जीन डोमिनेंट हो गया, अब तो डिजीज के लिए क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंट हो जाएगा ना। तो जानबूझ के करा दो भाई, तो इसको बोलते हैं म्यूटेशनल ब्रीडिंग। इसके लिए हम बहुत सारे म्यूटाजेन का यूज करेंगे, म्यूटाजेन, केमिकल फिजिकल म्यूटाजेन का। तो आप इसको ये नोट करिए, फिर आगे हम बात करें बेटा। आप इसको नोट कर लो, पहले लिख लो, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इन दोनों के बारे में हम बात करते हैं। तो हमने बताया दो मेथड है, डिजीज रेजिस्टेंस कैसे इंट्रोड्यूस कराना है, दो मेथड है, कन्वेंशनल ब्रीडिंग और म्यूटेशनल ब्रीडिंग, दो मेथड है। तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग में ये हाइब्रिडाइजेशन वाला एक्सपेरिमेंट है, मतलब वही जो 5 स्टेप है, 5 स्टेप पूरा वही कन्वेंशनल ब्रीडिंग, जैसे प्लांट ब्रीडिंग कराया जाता था 5 स्टेप फॉलो करके। तो बताइए, हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉसिंग बिटवीन रेजिस्टेंट वैरायटीज एंड फॉलोड बाय सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। क्रॉसिंग था थर्ड स्टेप था, और सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट या हाइब्रिड था 4th स्टेप। वो स्टेप आपने फॉलो किया। तो ये है कन्वेंशनल ब्रीडिंग, दो रेजिस्टेंट वैरायटी के बीच में क्रॉस करा दो, उससे हाइब्रिड बना लो और उसी हाइब्रिड का यूज करो। तो ये है कन्वेंशनल ब्रीडिंग, जो क्रॉस करा के बनाया गया। एग्जाम्पल है रेजिस्टेंस टू येलो मोज़ेक वायरस, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस होता है वैसे येलो मोज़ेक वायरस है। येलो मोज़ेक वायरस इंट्रोड्यूस्ड इन भिंडी को ओकरा भी बोलते हैं, लेडी फिंगर, इंट्रोड्यूस्ड इन भिंडी, साइंटिफिक नेम होता है एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस भिंडी का। तो भिंडी में येलो मोज़ेक वायरस के लिए जो रेजिस्टेंस है, ट्रांसफर्ड फ्रॉम, ध्यान देना, इंट्रोड्यूस्ड इन भिंडी फ्रॉम ए वाइल्ड स्पीसीज जिसका नाम था एबेलमोस्कस मैनी हॉटलैंड, उससे ट्रांसफर किया गया, रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ वैरायटी ऑफ एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस कॉल्ड परभनी क्रांति। तो रिजल्टिंग इन द
डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी का डेवलपमेंट, रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी। यहाँ पे होना चाहिए डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी, लिख लेना आप लोग, डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस कॉल्ड परभनी क्रांति। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में आ सकता है। एक्चुअल में क्या हुआ, जो भिंडी है ओकरा, साइंटिफिक नेम है एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस, इसमें येलो मोज़ेक वायरस का इन्फेक्शन होता है। तो भिंडी में येलो मोज़ेक वायरस के लिए रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कराया गया। कैसे कराए, एक वाइल्ड वैरायटी ले लिया गया, वाइल्ड वैरायटी लिया गया, इंप्रूव्ड वैरायटी नहीं था, वाइल्ड वैरायटी था, जिसका नाम था भिंडी का एबेलमोस्कस मिनी हॉटलैंड। देखिए स्पीसीज अलग है, ये वाइल्ड वैरायटी है। इसका जीन निकाला, मतलब इसको डोनर यूज किया गया, तो इसका जीन ट्रांसफर कर दिया गया, इसमें एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस में ट्रांसफर कर दिया गया, और कुछ नहीं, दोनों के बीच में क्रॉस करा दिए। भाई जीन ट्रांसफर कैसे करते हैं, क्रॉस करा दो, जीन अपने आप चला जाएगा। तो एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस और एबेलमोस्कस मिनी हॉटलैंड, इन दोनों के बीच में क्रॉस करा दिया, और उससे जो हाइब्रिड बना ना, वो येलो मोज़ेक वायरस के लिए रेजिस्टेंट था। तो याद रखना रेजिस्टेंट जीन हम कहाँ से लेंगे, किस वैरायटी से? रेजिस्टेंट जीन हम लेंगे जो वाइल्ड वैरायटी होगा, वाइल्ड वैरायटी से लेंगे, ठीक है। तो ये जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग है, इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है कि पॉपुलेशन में रेजिस्टेंट जीन का अवेलेबिलिटी ही बहुत कम है, लिमिटेड या लो अवेलेबिलिटी ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट जीन इन द पॉपुलेशन में डिजीज रेजिस्टेंट जीन बहुत कम है। मतलब आप हजारों वैरायटी भिंडी का इकट्ठा करोगे, तब एक दो वैरायटी ऐसा होगा जो डिजीज के लिए रेजिस्टेंट होगा, बहुत कम आपको रेजिस्टेंट जीन मिलेगा। ये था कन्वेंशनल ब्रीडिंग, हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन वाला स्टेप। और दूसरा है, ये एग्जाम्पल याद रखना, दूसरा है म्यूटेशनल ब्रीडिंग। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि रेजिस्टेंस इन येलो मोज़ेक वायरस टू YMV अचीव्ड बाई, पहला ऑप्शन म्यूटेशनल ब्रीडिंग, दूसरा कन्वेंशनल ब्रीडिंग। तो भिंडी में याद रखना म्यूटेशनल ब्रीडिंग के थ्रू आया था। तो ऐसा क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा, परभनी क्रांति इज द वैरायटी ऑफ डैश ब्लैंक एंड डेवलप्ड बाई, फिर से ब्लैंक। तो परभनी क्रांति इज द वैरायटी ऑफ भिंडी एंड डेवलप्ड बाई कन्वेंशनल ब्रीडिंग। और जबकि हम इसके बारे में बात कर लें, म्यूटेशनल ब्रीडिंग के बारे में। म्यूटेशनल ब्रीडिंग का मतलब हमने बताया नहीं, जो डिजीज के लिए रेजिस्टेंस होता है, ये सेंसिटिविटी होता है, ये प्लांट में जीन कंट्रोल करता है, जीनोटाइप कंट्रोल करता है। अगर किसी प्लांट का जीन रिसेसिव है तो वो डिजीज के लिए रेजिस्टेंट नहीं होगा, वो सेंसिटिव होगा। लेकिन अगर हम म्यूटेशन करा दें, उस रिसेसिव जीन में डोमिनेंट म्यूटेशन करा दें, केमिकल या फिजिकल म्यूटाजन से उसका जीन ही बदल दें, म्यूटेशन स्पॉन्टेनियस ही नहीं, म्यूटेशन इंड्यूस भी तो होता है। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन का फ्रीक्वेंसी बहुत कम होता है। आप म्यूटेशन इंड्यूस भी करा सकते हो फिजिकल या केमिकल म्यूटाजन देख के। तो म्यूटेशन इंड्यूस करा दो आप फिजिकल केमिकल म्यूटाजन देख के, तो जो रिसेसिव जीन था डिजीज के लिए, उसको जीन को आपने डोमिनेंट बना दिया, तो प्लांट जो पहले सेंसिटिव था वो रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो वही तो है। तो इंट्रोड्यूसिंग डिजीज रेजिस्टेंस इन डिजीज सेंसिटिव वैरायटीज, ध्यान देना, इंट्रोड्यूसिंग डिजीज रेजिस्टेंस इन डिजीज सेंसिटिव वैरायटीज यूजिंग म्यूटाजेंस। म्यूटाजेन का यूज कर लिया आपने, इंड्यूस्ड म्यूटेशन कराया, फिजिकल केमिकल म्यूटाजेन का यूज किया, और जो डिजीज के लिए सेंसिटिव वैरायटी है उसमें डिजीज रेजिस्टेंस ला दिया, उसके जीन को ही बदल दिया आपने। तो देखिए डिजीज सेंसिटिव वैरायटी है, रिसेसिव या म्यूटेंट जीन है, तो उसके जीनोटिपिक को आपने चेंज कर दिया, जीनोटाइप बदल दिया इंड्यूस्ड म्यूटेशन के थ्रू। अब वो रेजिस्टेंट डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी बन गया, उसका जो जीन रिसेसिव था डोमिनेंट बन गया, जाहिर सी बात है। तो म्यूटाजन का यूज किया आपने, म्यूटाजन का यूज किया। म्यूटाजन केमिकल और फिजिकल है। केमिकल में जैसे एथाइल मीथेन सल्फोनेट बहुत ज़्यादा यूज होता है, EMS, और सोडियम एजाइड यूज होता है। फिजिकल में यूवी रेडिएशन है, एक्सरे है, गामा रेडिएशन है। गामा रेडिएशन सबसे ज़्यादा यूज होता है बेटा म्यूटेशनल ब्रीडिंग में। गामा रेडिएशन का यूज करके म्यूटेशन करा देते हैं। तो मोस्ट कॉमन है गामा गार्डन होता है, गामा गार्डन होता है, वहाँ पे प्लांट ग्रो कराते हैं, गामा रेडिएशन का यूज करते हैं। कोबाल्ट 60, ध्यान देना, म्यूटेशन ब्रीडिंग में क्वेश्चन आ जाए कोबाल्ट 60 का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि कोबाल्ट 60 जो होता है ये गामा रेडिएशन का सोर्स है।
गामा रेडिएशन रिलीज करता है ना, तो गामा रेडिएशन का बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसका म्यूटेशनल ब्रीडिंग का एग्जांपल देखिए, इन मूंग बीन, मूंग खाया होगा, मूंग का दाल, ये फेबेसी फैमिली का प्लांट है, लेग्यूम है। इन मूंग बीन रेजिस्टेंस टू येलो मोज़ेक वायरस, यही वाला वायरस जो यहाँ पे हमने लिखा था, येलो मोज़ेक वायरस, एंड पाउडरी मिल्ड्यू इंट्रोड्यूस्ड बाय म्यूटेशनल ब्रीडिंग। तो गामा रेडिएशन का यूज किया था, बाय यूजिंग गामा रेडिएशन। मूंग बीन में येलो मोज़ेक वायरस और पाउडरी मिल्ड्यू के लिए रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कराया गया, उसके जीन को बदला गया गामा रेडिएशन का यूज करके। ऐसे दूसरा एग्जांपल है, देखिए मैक्सिकन व्हीट वैरायटी था, आपने नाम लिखा था पीछे, सोनोरा 64 और लर्मा रोजो 64। इनसे गामा रेडिएशन से इनको म्यूटेट कराया गया और इनसे इम्प्रूव्ड वैरायटी बना लिया, सरबती सोनोरा और पूसा लर्मा। तो सोनोरा 64 से बना सरबती सोनोरा और लर्मा रोजो 64 से बना पूसा लर्मा। तो ये सब इम्प्रूव्ड वैरायटी थे गेहूं के, ठीक है। गामा रेडिएशन का यूज किया गया मूंग बीन में भी और यहाँ भी, उनके जीन को बदल दिया गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए बेटा, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट एंड पेस्ट। तो अभी तक हमने बताया कि प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू कैसे डिजीज के लिए, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई के लिए रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कराया गया प्लांट में। अब हम बात कर रहे हैं कि प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू कैसे इंसेक्ट और पेस्ट के लिए रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कराया गया प्लांट में। जाहिर सी बात है, प्लांट को चाहे, फसल को चाहे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस डैमेज करे, बर्बाद करे, डिजीज कराए, या फिर इंसेक्ट और पेस्ट डैमेज करे, दोनों केस में क्रॉप यील्ड क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर हम ऐसे वैरायटी बना दें जो इंसेक्ट और पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट हो या पैथोजन के लिए रेजिस्टेंट हो, बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई के लिए रेजिस्टेंट हो, दोनों केस में प्लांट का पैदावार क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। और इस चैप्टर का नाम है स्ट्रेटजीज फॉर द एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो कैसे जो इतना देश में इतना भुखमरी है, गरीबी है पूरे वर्ल्ड में, पूरे हिंदुस्तान में, इसको कैसे कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए, तो उसका तो वही स्ट्रेटजी आप पढ़े हो ना। तो प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट एंड पेस्ट। तो इंसेक्ट और पेस्ट जो होता है कॉज लार्ज स्केल डैमेज टू द क्रॉप प्लांट, फसल को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर देते हैं। तो इंसेक्ट रेजिस्टेंस इन होस्ट प्लांट इज ड्यू टू मार्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर। ध्यान देना, मान लीजिए कोई प्लांट है, वो इंसेक्ट और पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट है, तो आखिर में उसमें क्या चीज रहा होगा, उस प्लांट में क्या चीज रहा होगा, क्या खासियत रही होगी जिससे वो इंसेक्ट और पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट रहा होगा। ध्यान से सुनना, मान लीजिए कोई क्रॉप प्लांट है जो इंसेक्ट और पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट है, तो आखिर उसमें क्या खास बात थी, क्या खासियत रहा होगा उसमें कि वो इंसेक्ट पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट था। तो बेटा उसमें मार्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंट होता है। अभी हम बात करेंगे, एग्जाम्पल ले रहे हैं। पहला एग्जाम्पल है सॉलिड स्टेम इन व्हीट। मान लीजिए गेहूं में ये कुछ एग्जाम्पल्स है। गेहूं का स्टेम देखा होगा, पतला सा होता है, पाइप की तरह हॉलो होता है, खोखला होता है। लेकिन प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू गेहूं के ऐसे वैरायटी बनाए गए जिसका स्टेम सॉलिड था। अब जो स्टेम सॉफ्लाई होता है, स्टेम सॉफ्लाई इंसेक्ट है। तो बताइए, दो खेत है, मान लीजिए गेहूं का दो फील्ड है, दो खेत है। एक फील्ड में गेहूं लगा हुआ है जिसका स्टेम सॉलिड है और एक में है जिसका हॉलो है। तो जो स्टेम सॉफ्लाई है, स्टेम को काटता है, इंसेक्ट है जो स्टेम को काट देता है, डैमेज कर देता है। तो एक बार बताइए, स्टेम सॉफ्लाई किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, किसको प्रिफर करेगा, आप बताइए ना। जो स्टेम सॉफ्लाई है किसको प्रिफर करेगा, जिसका स्टेम आसानी से कट जाए या जिसका स्टेम सॉलिड है, बड़ी मुश्किल से कटे। जाहिर सी बात है, जो आसानी से कटेगा ना उसको प्रिफर करेगा। तो जो प्लांट आपने बनाया प्लांट ब्रीडिंग से जिसका स्टेम सॉलिड था, अब वो तो इंसेक्ट से बच गया ना, तो उसका पैदावार ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि उसको प्रिफर नहीं किया गया। तो वही देखिए, सॉलिड स्टेम इन व्हीट लीड टू द नॉन प्रिफरेंस बाय स्टेम सॉफ्लाई। इससे जो सॉलिड स्टेम वाले व्हीट थे ना, वो बच गए, उनका इंसेक्ट पेस्ट डैमेज नहीं किया, तो उनका पैदावार तो ज़्यादा रहेगा ना, लोग उसे ही खरीदेंगे। तो ये बताइए, ये कौन सा कैरेक्टर था, ये सॉलिड स्टेम का सॉलिड होना, ये मार्फोलॉजी था ना, उसका मार्फोलॉजिकल रेजिस्टेंस हो गया।
दूसरा स्मूथ लीफ, लीफ का स्मूथ होना, एंड नेक्टरलेस होना, नेक्टरलेस कॉटन वैरायटीज, कॉटन में लीफ का स्मूथ होना और फ्लावर का नेक्टर रहित होना, लीड टू द रेजिस्टेंस, डज नॉट अट्रैक्ट बोलवर्म, जो बोलवर्म होता है कॉटन का बोलवर्म उसको अट्रैक्ट करता ही नहीं है। बोलवर्म जो होता है वो क्यों जाता है कॉटन के फ्लावर के पास? नेक्टर लेने के लिए, और नेक्टर है ही नहीं तो क्यों अट्रैक्ट होगा यार? नेक्टर है ही नहीं। मान लो कॉटन के दो प्लांट है, एक प्लांट है जिसमें नेक्टर खूब है फ्लावर में, दूसरे में नेक्टर है ही नहीं, तो वो उसकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होगा? जो जिसमें नेक्टर है ही नहीं क्यों जाएगा? उसको प्रिफर ही नहीं करेगा, तो प्लांट का फायदा हो जाएगा। प्लांट तो इंसेक्ट से बच गया ना। इंसेक्ट मतलब पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं, यहाँ पे इंसेक्ट का मतलब है जो उसको डैमेज करता है वो, वही ना, प्रिफर नहीं किया उसको। तो देखिए ये कौन सा रेजिस्टेंस था? बायोकेमिकल और मार्फोलॉजिकल दोनों था। लीफ का स्मूथ होना ये मार्फोलॉजी हो गया, और नेक्टर, नेक्टर केमिकल है ना, नेक्टर का ना होना बायोकेमिकल रेजिस्टेंस हो गया। तीसरा है लो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कम है, शुगर कम है, हाई एस्पार्टिक एसिड है। मक्के में अगर, किसी मक्के में अगर नाइट्रोजन कम है, शुगर कम है और एस्पार्टिक एसिड ज़्यादा है तो डेवलप्स रेजिस्टेंस टू मेज स्टेम बोरर्स। मेज स्टेम बोरर्स इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट को मतलब जो स्टेम को डैमेज करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, बोर कर देते हैं, ड्रिलिंग कर देते हैं, छेद कर देते हैं। तो अगर किसी मक्के में नाइट्रोजन और शुगर कंटेंट कम है, एस्पार्टिक एसिड ज़्यादा है, तो स्टेम बोरर के लिए वो रेजिस्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो स्टेम बोरर है उसको नाइट्रोजन और शुगर ज़्यादा चाहिए होता है, तो उसकी तरफ जाएगा ही नहीं, उसको डैमेज ही नहीं करेगा। तो ये देखिए ना, ये इसका बायोकेमिकल रेजिस्टेंस हो गया, सब केमिकल ही तो है। हेयरी लीव्स, लीफ के ऊपर छोटे छोटे हेयर का निकलना, ध्यान देना, ध्यान देना। हेयरी लीव्स, अगर मान लीजिए किसी लीफ में छोटे छोटे हेयर्स निकले हैं तो इंसेक्ट उस पर बैठेगा नहीं भाई, चुभ जाएगा ना। अगर लीफ में हेयर निकले होंगे, इंसेक्ट बैठेगा तो चुभ जाएगा। तो हेयरी लीव्स का होना ये मार्फोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। हेयरी लीव्स कॉटन में और व्हीट में, कॉटन में हेयरी लीव्स अगर है तो रेजिस्टेंट हो जाएगा जैसिड के लिए, जैसिड एक टाइप का इंसेक्ट है। और अगर व्हीट में हेयरी लीव्स है तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देगा सीरियल लीफ बीटल, ये भी इंसेक्ट है इसके लिए। तो नॉर्मली गेहूं वगैरह में हेयरी लीफ नहीं होता, लीफ में नॉर्मली हेयरी नहीं होता, लेकिन प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक के थ्रू ऐसे वैरायटी बनाए गए कि उसमें लीफ में छोटे छोटे हेयर्स निकले थे, कुछ वैरायटी बनाए गए ऐसे। तो जिसमें हेयरी लीफ था वो गेहूं में वो सीरियल लीफ बीटल के रेजिस्टेंट हो गया और कॉटन जैसिड के लिए हो गया, और जो नॉर्मल वैरायटी थे जिसमें हेयर नहीं थे ना, उस पर जाके आराम से ये इंसेक्ट बैठ के उनको डैमेज कर देता था। तो ये इसका मार्फोलॉजिकल रेजिस्टेंस हो गया। तो आपने देखा मार्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल रेजिस्टेंस होता है प्लांट में, और प्लांट ब्रीडिंग से हम ऐसे वैरायटी बना लेते हैं। नहीं बनाओगे तो डैमेज हो जाएगा, बनाओगे तो बच जाएगा। अब बेटा हम एक चार्ट बनाने वाले हैं। अभी इसके पहले हमने बताया था डिजीज रेजिस्टेंस, अब हम बताए थे इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस। हम दोनों एग्जाम्पल बताएंगे कि कौन कौन से वैरायटी किसके हैं, ठीक है? आप इसको पहले लिखिए जरा, इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में 2 बॉक्स बना हुआ है, नीट में क्वेश्चन आता है उससे, आप इसको पहले लिखिए। तो यहाँ पे ध्यान देना बेटा, यहाँ पे क्रॉप लिखा है, वैरायटी लिखा है, रेजिस्टेंस टू डिजीज। तो अभी हमने आपको 2 चीज़ बताया, एक तो प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक के थ्रू हमको इंसेक्ट और पेस्ट रेजिस्टेंस वैरायटी बनाना था, दूसरा प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू हमको डिजीज रेजिस्टेंट मतलब बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस के लिए वैरायटी बनाना था। तो इधर हमने दिखा रखा है पैथोजन के लिए रेजिस्टेंट वैरायटी हमने बनाया है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई के लिए, और इधर हमने दिखाया इंसेक्ट और पेस्ट के लिए। वही 5 स्टेप फॉलो करता था, वही 5 स्टेप, ठीक है? तो देखिए क्रॉप है, वैरायटी है, रेजिस्टेंस टू डिजीजेज, और ये सम डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज है ये जो डेवलप किया गया बाई हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? पहला है गेहूं, गेहूं के लिए वैरायटी बना हिमगिरी, और ये रेजिस्टेंट था लीफ एंड स्टाइप, रस्ट और हिल बेंट, इसके लिए रेजिस्टेंट था। अब क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त बनेगा, ये सब याद करना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, बार बार पढ़ना सब याद हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा हिमगिरी, हिमगिरी इज द वैरायटी ऑफ, आंसर होगा व्हीट, एंड इज रेजिस्टेंट टू लीफ एंड स्टाइप, रस्ट और हिल बंट, ये याद रखना। ब्रेसिका मतलब सरसों, सरसों का वैरायटी था पूसा स्वर्णिम, और ये व्हाइट रस्ट के लिए रेजिस्टेंट था, याद है ना? व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर फंजाई कराता है, एल्बिगो कैंडिडा पढ़ा था, ये ओमाइसिटीज का मेंबर था।
कॉलीफ्लावर में एक वैरायटी था पूसा सुब्रा एंड पूसा स्नोबॉल K1, ये रेजिस्टेंट था ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट, और ब्लैक रॉट के लिए रेजिस्टेंट था। ठीक है, ब्लैक रॉट और कर्ल ब्लाइट, ब्लैक रॉट, इसके लिए रेजिस्टेंट था ये। और काउपी का एक वैरायटी था पूसा कोमल, ये रेजिस्टेंट था बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के लिए, बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए। चिली मतलब मिर्च का वैरायटी था पूसा सदाबहार, ये रेजिस्टेंट था चिली मोजाइक वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस और लीफ कर्ल के लिए, लीफ कर्ल कर जाता है ना, तो उसके लिए रेजिस्टेंट था पूसा सदाबहार। भिंडी का वैरायटी था परभनी क्रांति, जो अभी हमने बताया था, येलो मोजाइक वायरस के लिए रेजिस्टेंट था। ये म्यूटेशनल, ये कन्वेंशनल ब्रीडिंग से बना था, कन्वेंशनल ब्रीडिंग मतलब हाइब्रिडाइजेशन से बना था। और इधर देखिए क्रॉप है, वैरायटी है रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट एंड पेस्ट, मतलब किस इंसेक्ट और पेस्ट के लिए वो रेजिस्टेंट था, कौन सा वैरायटी था और क्या नाम था उस वैरायटी का। तो ये देखो जरा यहाँ पे, ब्रसिका का क्रॉप है, ब्रसिका वैरायटी था पूसा गौरव, और ये रेजिस्टेंट था एफिड इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंट था। दूसरा है फ्लैट बीन, इसमें था वैरायटी पूसा सेम 2, पूसा सेम 3, और ये जैसिड एफिड एंड फ्रूट बोरर के लिए रेजिस्टेंट था, फ्रूट बोरर्स। ऐसे तीसरा है ओकरा होता है भिंडी का वैरायटी था पूसा साउनी और पूसा A4, ये रेजिस्टेंट था सूट एंड फ्रूट बोरर के लिए, फ्रूट एंड सूट बोरर के लिए। ये बार बार पूसा नाम क्यों लिखा है, पूसा बेटा ये जगह का नाम है। IARI नाम सुना है ना, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये दिल्ली में है, जगह का नाम है पूसा उस जगह का नाम है जहाँ पे है वो। दिल्ली में राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पड़ता है, वहाँ से करीब 3-4 किलोमीटर बगल में है, आगे की तरफ है, पूसा जगह पड़ता है, वहीं पे IARI है। तो वहाँ पे वैरायटी का नाम दे दिया गया पूसा, जहाँ पूसा बिहार में भी है, IARI बिहार में भी है, वहाँ भी उस जगह को नाम दिया गया है पूसा। ठीक है, तो ये है, तो ये सब इंसेक्ट और पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट से, सिलेक्शन से बना है, वही 5 स्टेप फॉलो करके। और ये डिजीज पैथोजन के लिए रेजिस्टेंट वैरायटी है जो हाइब्रिडाइजेशन से बना है। तो आप इसको नोट कर लीजिए बेटा, लिख लीजिए आप, नोट कर लीजिए। तो आपने इसको लिख लिया होगा बेटा। तो आज का जो क्लास है ना, आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर अगले क्लास में इसके आगे के बारे में हम बात करेंगे बच्चों। तब तक आप लोग अच्छे से नोट्स रिवाइज करिए, मेहनत करिए, एक एक चीज़ आप अच्छे से पढ़िए, NCERT पढ़िए, नोट्स पढ़िए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बेटा, थैंक यू।